चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से जुड़े हुए अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका एक प्रधान यानी प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री ही संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री ही संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 1 के तहत क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत में ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यद्यपि संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। तो अनुच्छेद 75 1 के अनुसार क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन भारत में ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यद्यपि संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या संसद की सदस्यता अनिवार्य है? तो नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री बनता है उसे 6 महीना के अंदर ही संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। और प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो अब हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 75 1 के अनुसार प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने, मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने तथा मंत्रिमंडल से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। तो अनुच्छेद 75 1 के अनुसार क्या है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने, मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने तथा मंत्रिमंडल से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं की सूचना राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 के अनुसार क्या है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं की सूचना राष्ट्रपति को दें। अब हम लोग मंत्री परिषद के बारे में समझते हैं। तो मंत्री परिषद अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अनुच्छेद 75 3 के अनुसार क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन हेतु सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को कार्य के संपादन हेतु एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार की मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% तक ही हो सकेगा। तो वर्ष 2003 में संविधान का जो 91वां
संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत केंद्र तथा राज्य सरकार की मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल संख्या का 15% तक ही हो सकेगा। तो सिक्किम, मिजोरम जैसे छोटे राज्य जहां पर विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या क्रमशः 32 और 40 है, यानी सिक्किम में कितना है 32 विधानसभा सदस्यों की संख्या, सिक्किम में 32 और मिजोरम में 40। तो मंत्रियों की संख्या 12 रखने का प्रयास किया गया है। कितना मंत्री रखा गया है? तो 12। कार्य सुविधा के आधार पर मंत्रियों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। कार्य सुविधा के आधार पर मंत्रियों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी में। तो पहला है कैबिनेट मंत्री। तो मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अब मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख है तो नहीं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में इस शब्द को स्थान दिया गया है। किस शब्द को? कैबिनेट शब्द को। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में हम लोग जान रहे थे कि कार्य के सुविधा के आधार पर मंत्री कितने श्रेणी में है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो है, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था उसमें अनुच्छेद 352 में इस शब्द को स्थान दिया गया। अब राज्य मंत्री देखते हैं। तो राज्य मंत्री ये मंत्री परिषद के दूसरे श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये मंत्री परिषद की दूसरे श्रेणी के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, इसी कारण इसे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। तो राज्य मंत्री जो होता है ये मंत्री परिषद के दूसरे श्रेणी के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, इसी कारण कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उप मुख्यमंत्री। उप मंत्री जो होता है इनकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए की जाती है। ये भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। उप मंत्री जो है इसकी नियुक्ति किसके सहायता के लिए किया जाता है? तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए, और ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। अब प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य के बारे में समझते हैं। तो प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य क्या है? तो 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य को नियुक्त करने, मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने तथा मंत्रिमंडल से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने की जो सिफारिश है राष्ट्रपति से करता है। ये क्या हुआ? प्रधानमंत्री का कार्य। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग का आवंटन करता है तथा किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतरित कर सकता है। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग का आवंटन करता है तथा किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतरित कर सकता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। उसी के साथ हम लोग भारत का महान न्यायवादी के बारे में समझते हैं। तो भारत का महान न्यायवादी, तो अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार कहता है कि भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग के बराबर किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है। वह भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वह भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है, भारत का महान न्यायवादी। इसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसे संसद के किसी भी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु सदन में मतदान का अधिकार नहीं होता है। इसे संसद के किसी सदन या उस
किसी समिति में बोलने, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु सदन में मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में समझे, यानी मंत्री परिषद के बारे में। उसी के साथ भारत का महान्यायवादी के बारे में भी इसे आप याद रख सकते हैं।